So here is question number 1. Which statement is true for Gauss? तो इट मीन्स दैट कि आपके गॉस लॉ से क्वेश्चन है चैप्टर 1। आपको पता है गॉस लॉ बच्चों आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है चैप्टर 1 के लिए। और आपने जैसा कि पढ़ा होगा अगर बच्चों चैप्टर 1, तो आपने देखा होगा कि गॉस लॉ से हम लोग काफी सारे डेरिवेशंस करते हैं। और उसी गॉस लॉ पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और ये बच्चों आपके 2022 का टर्म 1 का क्वेश्चन है। सीबीएसई में आपके सैंपल पेपर में गिवन है। आपको मैं बता दूं बच्चों, जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन होते हैं अक्सर वही क्वेश्चन 1 साल या 2 साल या 3 साल बाद उसको रिपीट कर दिया जाता है। ये किसी भी आने वाले अपकमिंग एग्जाम में इसी को बच्चों रिपीट कर देते हैं, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आने की भी पॉसिबिलिटी है। अभी तक ये एग्जाम में आपको नहीं पूछा है, बट सैंपल पेपर में गिवन है, इट मींस दैट ये आपको आ सकता है। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गॉस लॉ। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑल द चार्जेस whether inside or outside the Gaussian surface contribute to the electric flux. ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस। ऑप्शन सी बच्चों यहाँ पे गिवन है गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड ऑप्शन 4 आपको गिवन है ऑप्शन डी, जिसको कहते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। तो बच्चों जिन बच्चों ने अभी तक गॉस लॉ पढ़ चुका है वो इसके आंसर को दे सकते हैं। फटाफट वो इसके आंसर को कमेंट करें बेटा। जिन्होंने गॉस लॉ अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं उनके लिए एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ गॉस लॉ का। यहाँ पे छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन है बच्चों, जिसको मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। जो बच्चे गॉस लॉ अभी तक नहीं पढ़े हैं उनके लिए, जो पढ़े हैं वो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो अपना बच्चों आंसर कमेंट करें। जो बच्चों को नहीं आ रहा मैं उनके लिए बता दूं बच्चों, गॉस लॉ जो होता है ये बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ बेटा। सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे लिंक्ड? आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक थ्रू ए क्लोज सरफेस के बारे में बताता है, जिसको हम ई डॉट डीएस कहते हैं या ई डॉट डीए भी कह सकते हो आप। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला यही होता है ना, ई डॉट डीए। और ये क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब है बच्चों की क्लोज सरफेस के लिए। तो गॉस लॉ यही कहता है कि ये जो क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है ई डॉट डीए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए, ये होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज द इनक्लोज चार्ज। ये क्या होता है इनक्लोज चार्ज, अभी मैं समझा रहा हूँ इनक्लोज चार्ज। और एप्सिलॉन नॉट है बच्चों परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी होगा, अगर फ्री स्पेस नहीं है तो जो भी मीडियम होगा उसकी परमिटिविटी होगा। मैं आप एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई एक रैंडम बच्चों यहाँ पे क्लोज सरफेस है, और जस्ट लाइक आपका कोई एक फुटबॉल है, उसमें से हमने एयर को निकाल दिया तो वो इस शेप में आ गया है। और आपको पता है कि फुटबॉल क्लोज सरफेस का होता है। और यहाँ पे बच्चों एक चार्ज है, लेट्स सपोज वो चार्ज है कैपिटल क्यू। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये प्लस क्यू है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू दिस क्लोज सरफेस बच्चों आ जाएगा कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे ये सरफेस है, यहाँ पर एयर आपका है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है। तो ओवरऑल आपको क्या समझना है बच्चों की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो सिर्फ 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहला क्यू इनक्लोज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कितना चार्ज इनक्लोज है। दूसरा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों, और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू ए क्लोज सरफेस सिर्फ 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक तो कितना चार्ज इनक्लोज है, मतलब ये गॉसियन ये जो क्लोज सरफेस है बच्चों इसके अंदर कितना चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आने वाला है। और प्लस परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो गॉसियन सरफेस के शेप पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कैसा शेप है इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कैसा साइज है इस पे भी डिपेंड बच्चों नहीं कर रहा है, कैसी ज्योमेट्री है जिसको हम शेप एंड साइज ही कह सकते हैं उस पे भी बच्चों डिपेंड नहीं कर रहा है। इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ कितना आउटसाइड चार्ज है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आउटसाइड चार्ज कितना बच्चों आउटसाइड चार्ज है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा है।
तो क्लियरली आपको समझ आया बच्चों की अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सिर्फ और सिर्फ इनक्लोज चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। ये स्टेप पर, साइज पे, ज्योमेट्री पर, आउटसाइड चार्ज पे, इन सब के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन पे वन बाय वन, देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या ये बात सही है बच्चों? तो अभी अभी हमने समझाया कि आउटसाइड चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ इनसाइड चार्ज जिसको मैं इनक्लोज चार्ज कह रहा हूँ वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करता है। ये जो इनसाइड है ये तो सही है बट आउटसाइड नहीं करता है बच्चों, दैट्स व्हाई ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में कह रहा है ऑप्शन वन में कि इनसाइड और आउटसाइड दोनों। ऐसा बात नहीं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ इनसाइड जो चार्ज होगा गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज सिर्फ उसी पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड करेगी, आउटसाइड चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। इस बात को दिमाग में रखना बेटा। इसका मतलब ये जो पहला ऑप्शन है वो आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस। अभी अभी हमने समझाया कि ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आप कैसा भी गॉसियन सरफेस ले लो। आप यहाँ पर सिलिंड्रिकल ले सकते हो, आप यहाँ पे क्यूबॉइड ले सकते हो, आप यहाँ पर कोई भी शेप और ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कोई यहाँ पे क्यूब ले सकते हो, कैसा भी बच्चों गॉसियन सरफेस होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये बात जो कह रहा है कि डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री, ये स्टेटमेंट गलत है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। स्टेटमेंट नंबर बेटा थर्ड है जो ऑप्शन सी है, गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चे इस ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, हो सकता है आप भी हो जाए, बट ये ऑप्शन भी गलत है। अगर आपको बच्चों गॉस लॉ आपने अप्लाई किया होगा, अगर अपने गॉस लॉ को एप्लीकेशन पढ़ा होगा तो आपने ये जरूर देखा होगा कि गॉस लॉ वहीं पे एप्लीकेबल होता है जहां पर गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल हो गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर वो सेम हो, तो वहीं पर आपको गॉसियन सरफेस आप अप्लाई कर सकते हो। मींस गॉसियन सरफेस वहीं पर एप्लीकेबल होगा जहां पर गॉस लॉ वहीं पर एप्लीकेबल होगा जहां पर हम एक ऐसा गॉसियन सरफेस बना पाए जिससे कि उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है बच्चों वो सेम हो। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, तो बच्चों ये आपका नहीं सही है। इसका मतलब कि अगर गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होगा तो वहां पे हम गॉस लॉ को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बस इतनी सी बात है। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट ऑप्शन पे, और यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। बच्चों यही तो अभी अभी हमने समझाया कि गॉस लॉ वहीं पे एप्लीकेबल होगा जहां पर गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कंटिन्यूअस हो, यूनिफॉर्म हो, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कांस्टेंट हो। तो ये बच्चों आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर आपको इसमें अभी भी कुछ डाउट आ रहा है तो बच्चों आप इसको रिवीजन क्लास में जब इसको मैं रिवाइज कराऊंगा, जब ये आपका अपलोड हो जाएगा तो आप इसको जरूर एक बार रिवाइज कर लेना कि मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया हुआ है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पे करेक्ट हो गया है। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, और यहाँ पे अगर बच्चों आप देखें ये क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये भी बच्चों आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है। अगर आप नोटिस करें तो ये भी बच्चों आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है मोस्ट प्रोबेबली वही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल में क्वेश्चन दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में से, तो ये आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, which of the diagram correctly represent the electric field between the two charge plate if the neutral conductor is placed in between the plates। तो अगर मेरे पास दो चार्ज प्लेट हो, जैसा कि यहाँ पे गिवन है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट,
और अगर मैं इनके बीच में कहीं पे एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, यही आपको बच्चों बताना है। ठीक है, जिनको भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट पता है बच्चों वो फटाफट ऑप्शन को आप कमेंट करो। जिनको नहीं पता है थोड़ा सा मैं उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि बच्चों हमें दो प्लेट दिया हुआ है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ। जैसा कि मुझे दो प्लेट दिया हुआ है बच्चों, एक है आपका यहाँ पे, ये आपका कुछ पॉजिटिव प्लेट है, और बच्चों एक यहाँ पर एक कोई नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, लेट्स सपोज कि बच्चों कोई भी इनके बीच में, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि न्यूट्रल कंडक्टर हमने नहीं रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी सर, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसा आएगी, वर्टिकल डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों आएगा, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। अगर हमने कोई भी न्यूट्रल कंडक्टर इनके बीच में नहीं रखा हुआ है, इसी को बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कहेंगे अगर दोनों पर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू इक्वल होगा। ठीक है, दोनों पे चार्ज डेंसिटी इक्वल होगा तो हम इसी को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कह देंगे। तो बच्चों ऐसा होता, ऐसा कब होता सर, जब बच्चों कोई भी इनके बीच में, दोनों प्लेट के बीच में कोई भी हमने न्यूट्रल कंडक्टर नहीं रखा होता। सर न्यूट्रल कंडक्टर से को रखने से क्या हो जाएगा, देखो बच्चों जैसे ही आप न्यूट्रल कंडक्टर यहाँ पे रखोगे तुरंत इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो जाएगा। मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, जैसे ये आपका पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पर ये आपका बच्चों पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ आपका कहीं पे नेगेटिव प्लेट है, ये आपका बच्चों कहीं पे नेगेटिव प्लेट है। अगर आपने यहाँ पर कोई भी एक कंडक्टर रख दिया, न्यूट्रल कंडक्टर, लेट्स सपोज स्फेरिकल शेप में ऐसा कुछ कर दिया, तो सर क्या होगा भाई, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसके अंदर के जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको अट्रैक्ट करेगा। अब आपके माइंड में आएगा सर ये कंडक्टर तो न्यूट्रल है ना, ये जो कंडक्टर है सर ये तो न्यूट्रल है, तो इसमें चार्ज कहाँ से आएगा। बच्चों न्यूट्रल का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि इस बॉडी के अंदर चार्ज नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि उसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये न्यूट्रल का मतलब होता है। इट मीन दैट कि ये जो कंडक्टर है बच्चों इसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज भी हैं। तो सर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा। सर उसमें क्या होता है, इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होके इस साइड आ जाएंगे और जो इसके अंदर बच्चों पॉजिटिव चार्ज है वो आपका इसको नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करके इस साइड ला देगा। तो ओवरऑल बच्चों ये कहानी बन जाएगा, मींस अपर हाफ में आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लोअर हाफ में आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सर उससे क्या होगा बच्चों, अभी अभी आपने देखा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल कर नेगेटिव चार्ज में जाती है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों की पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के इस नेगेटिव चार्ज में एंटर करेंगी। यहाँ से भी बच्चों पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के इस नेगेटिव चार्ज में एंटर करेंगी, ऐसा कुछ है ना। यहाँ से भी बच्चों पॉजिटिव चार्ज आके नेगेटिव चार्ज में एंटर करेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकल के बच्चों आए के नेगेटिव में एंटर करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज में बच्चों आपका नेगेटिव चार्ज में आपका एंटर करेगा, कुछ इस टाइप से बच्चों। आप यहाँ पे एक ऐसा सीधा भी बना सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि कोई भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट ना करे, ऐसा कुछ बच्चों। तो ये कहानी आपका बनेगा कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकल के नेगेटिव में एंटर करेगा, ऐसा कुछ बच्चों। ध्यान देना कि कोई लाइन आपस में इंटरसेक्ट ना करे, और यहाँ से भी बच्चों जो पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलेंगी वो भी जाके आपके नेगेटिव प्लेट में ऐसा एंटर करेगी। तो कुछ बच्चों इस टाइप से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखने को मिलेगा अगर आपने बीच में कोई कंडक्टर रख दिया, वो भी न्यूट्रल कंडक्टर, तो ये आपको मिलेगा। अब आप चेक कीजिए कि ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे मिल रहा है। सर फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है ऐसा, सेकंड ऑप्शन भी सर ऐसा नहीं दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन तो एकदम ही अलग है, इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बना दिया है, सर ये भी नहीं सही है। सर फोर्थ ऑप्शन हमारा मैच करता हुआ दिख रहा है, तो बच्चों यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ये फोर्थ ऑप्शन ही बच्चों आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। आई होप कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर किसी भी बच्चों को बच्चों ये इसमें प्रॉब्लम आया अभी तक, तो प्लीज आप इसके रिकॉर्डेड लेक्चर को जरूर देखना।
ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम नहीं है। आपको भी पता है कि बच्चों बहुत ज्यादा टाइम देंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगा इसमें। तो प्लीज अगर आपको यहाँ पे थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो आप इसके रिकॉर्डेड लेक्चर को जरूर एक बार वॉच कीजिएगा। चले बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पर आपने देखा हुआ है कि ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये 2020 का है, और ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले, करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रहा हूँ बच्चों, कि अगर मैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखता हूँ तो क्या क्या होगा, पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बना के आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अगर मेरे पास कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स सपोज वेक्टर ई है, ऐसा कुछ, और बच्चों हमने यहाँ पर ये वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमने यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रख दिया। डाइपोल आप लोगों को शायद पता होगा, जिसमें एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड होते हैं। उस डिस्टेंस को हम 2L कहते हैं, है ना। ये सब बातें आपको बच्चों पता होगा। और इसका हर एक डाइपोल का अपना डाइपोल मोमेंट होता है, जिसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं, वेक्टर p से, जिसकी वैल्यू q इंटू 2L के इक्वल होता है बच्चों। ये सब बातें आपको तो पता ही होगा, ठीक है। मैं ये बात कह रहा हूँ बच्चों कि अगर आप देखें तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज होगी। मीन्स वेक्टर p की जो डायरेक्शन है वो माइनस टू प्लस होगी इसी डायरेक्शन में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तो बच्चों अलोंग द हॉरिजॉन्टल है, ऐसा कुछ। तो अगर आप नोटिस करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का ये जो एंगल है ये कोई एंगल थीटा है, लेट्स सपोज। तो इस केस में बच्चों डाइपोल पे दो चीजें होंगी। पहला कि फोर्स जो होगा, नेट फोर्स की वैल्यू वो जीरो होगी। सर नेट फोर्स क्यों जीरो होगा, समझा रहा हूं बच्चों। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। मींस इस पे अलोंग द हॉरिजॉन्टल, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर फोर्स अप्लाई होगा। कितना होगा सर, Q इंटू ई होगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। किसी एक चार्ज पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स अप्लाई होता है वो Q इंटू ई होता है। बच्चों ये नेगेटिव चार्ज है और सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे बच्चों सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा कुछ। कितना होगा सर, Q इंटू ई ही होगा, बट बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, बस इसी वजह से। तो अब मुझे बताओ बच्चों कि डाइपोल पे कितने फोर्स अप्लाई हुए। सर एक तो हुआ प्लस Q ही टुवर्ड द एक्स एक्सिस, दूसरा है और Q ई जो कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मींस माइनस एक्स डायरेक्शन में है। तो बच्चों नेट फोर्स कितना हुआ सर, सिंपली ऐड कर देंगे। अगर इसको हम प्लस Q ई कहेंगे तो इसको हम माइनस Q ई कहेंगे, तो सर हमारा नेट फोर्स जीरो आ जाएगा। तो ये बात याद रखना बच्चों कि अगर कभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, UEF हो, UEF कहीं पे आपको मिले बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो याद रखना उस केस में जो नेट फोर्स होगा वो हमेशा जीरो होगा, ऑलवेज। इस बात को बच्चों याद रखना, नेट फोर्स ऑलवेज जीरो आएगा। ओके, जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो हमेशा जीरो नहीं होगा। सर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, तो मैं बता दे रहा हूँ, ये होता है PE sin थीटा। P क्या है बच्चों, डाइपोल मोमेंट, जो कि हमने यहाँ आपको समझा दिया है क्या होता है। E है आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा भी बच्चों हमने बताया हुआ है। देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एक एंगल है बच्चों थीटा, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए थीटा जीरो है तो टॉर्क जीरो होगा, थीटा 180 है तो भी टॉर्क जीरो आएगा, है ना। तो टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। टॉर्क में भी जीरो, में भी जीरो और नॉट और नॉन जीरो, ये दोनों हो सकता है बच्चों। ये जीरो भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। बट बच्चों जो नेट फोर्स है इसको आप दिमाग में बैठा लो, ये हमेशा जीरो मिलेगा इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर आप क्वेश्चन को देखो तो आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसने एक चालाकी कर दिया,
और आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे बच्चों क्वेश्चन पूछ दिया है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी मैं बता दे रहा हूँ यहीं पे, बहुत ज्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। यही मैं एक बॉक्स में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको समझा दे रहा हूँ कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने समझ लिया, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये डाइपोल रखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों तो क्या होगा। तो पहली बात याद रखना कि नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा, मतलब नेट फोर्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, ऑलवेज कभी भी जीरो नहीं होगा मेरे बच्चों। नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। टॉर्क एक बार जीरो हो सकता है, क्योंकि टॉर्क अगर ध्यान दीजिए तो ये थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा जीरो हो सकता है। अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, मींस डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है बच्चों, तो टॉर्क जीरो आ सकता है। बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में याद रखना नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट आएगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट आएगा। तो जो फोर्स होगा ये आपका फॉर जो राइटवर्ड फोर्स है और जो लेफ्टवर्ड फोर्स है वो दोनों डिफरेंट होंगे, उनका नेट कभी भी जीरो नहीं आएगा। हाँ, नेट टॉर्क के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये बच्चों मे बी जीरो और नॉट और नॉन जीरो, ये दोनों हो सकता है। फॉर्मूला सेम है, पी साइन थीटा ही होगा। बट इसके बारे में मैं बता दूं, ये सेम फॉर्मूला आएगा बच्चों पी साइन थीटा जब भी आप टॉर्क के बारे में बात करोगे। बट सेम कहानी बच्चों मे बी जीरो और नॉन जीरो, बच्चों ये दोनों हो सकता है। बट फोर्स तो हमेशा जीरो होगा, फोर्स तो हमेशा नॉन जीरो होगा ही होगा बच्चों। और इसी पे आप आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन में इसी के बारे में हमें पूछा हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, कैन एक्सपीरियंस, कैन पूछा है बच्चों, यहाँ पे मस्ट नहीं पूछा हुआ, यहाँ पे कैन पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल है तो इट कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स बट नॉट ए टॉर्क। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि एक फोर्स एक्सपीरियंस करे और टॉर्क अप्लाई नहीं करे? आंसर है सर बिल्कुल हो सकता है, जैसा कि अभी हमने समझाया। ए टॉर्क बट नॉट ए फोर्स, तो ये तो बात गलत है, क्योंकि फोर्स तो अप्लाई होगा ही होगा। ऑलवेज ए फोर्स एंड ए टॉर्क ऑप्शन 3 है। ऑप्शन 4 है नाइदर ए फोर्स नॉट ए टॉर्क, जो कि आपका गलत हो गया। तो आपके पास अब दो ऑप्शन बच रहा है यहाँ पे, ए फोर्स बट नॉट ए टॉर्क। ठीक है, तो ऐसा बच्चों पॉसिबल है कि एक फोर्स लग सकता है बट टॉर्क नहीं लगे। ये कब की केस की बात है बच्चों? जब हमारा ये जो थीटा की वैल्यू है बच्चों 0 हो या 180 डिग्री हो। यहाँ पे कह रहा ऑलवेज ए फोर्स, हमेशा एक फोर्स अप्लाई होगा। ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज वर्ड यूज नहीं किया, इस बात को समझना, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। बट ये स्टेटमेंट सही था, अगर यहाँ पे ऑलवेज वर्ड यूज कर देता। देखिए कितना बारीकी से आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे वर्ड किया है ना ऑलवेज ए फोर्स एंड ए टॉर्क। तो ये सही है बच्चों कि हमेशा एक फोर्स अप्लाई होगा और एक कोई टॉर्क भी अप्लाई हो सकता है, बट फोर्स आपका हमेशा अप्लाई होगा। तो ये ऑलवेज वर्ड का पूरा गेम है, वरना बच्चे ऑप्शन 1 भी टिक करके चले आएंगे, तो यहाँ पे गलत हो सकता है उनका। याद रखना ऑप्शन सी सही है, ऑलवेज ए फोर्स। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, तो ऑलवेज एक फोर्स अप्लाई होगा, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया। और टॉर्क लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, इसके बारे में हमने बताया। सो ऑप्शन 3 आपका सही है। बट ये बहुत ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग ए से आ सकता है, अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप क्वेश्चन को गलत करके आने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी खासी है। और ये आपके 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देते हैं, जिसमें फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन आपको ऐसा लगेगा कि बस कीजिए यही सही है, लेकिन जैसे ही आप टिक करेंगे वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता हो तो प्लीज 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 आप इसके रिकॉर्डेड लेक्चर को दोबारा देखिए, ठीक है ना। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सर ये क्वेश्चन मुझे कम समझ में आया, तो मैं आगे से उस क्वेश्चन पे, उस टाइप के क्वेश्चन पे थोड़ा और डीप एक्सप्लेनेशन करके आपको समझाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई क्वेश्चन तो आप उसके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, अभी जब लाइव तो आप नहीं कर पाएंगे, लाइव में तो आप उसको पीछे नहीं कर पाएंगे शायद, बट जब इसका रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाएगा 1-2 दिन के बाद, 24 घंटे में आई थिंक आ जाता है रिकॉर्डेड, तो आप उसको बच्चों वहां पे वॉच कर लेना। जो भी आपका डाउट हो आई होप कि आपका क्लियर हो जाए। मेरा बच्चों ये प्रयास रहता है, मेरा ये
ट्राई रहता है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप किसी भी एग्जाम के पीवाईक्यूज नहीं करते हैं, आप कभी भी उस एग्जाम के पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे। और यहाँ पे बच्चों में बहुत सारा पीवाईक्यूज कराने वाला हूँ, आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है अगर मैंने यहाँ पे पीवाईक्यूज करा दिया, क्योंकि सारे पीवाईक्यूज में कहीं से भी हो उसको ढूंढ के ला के यहाँ कराऊंगा। जो कभी भी किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको एक ही वीडियो में एक ही चैनल पे सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर भी बच्चों कूलम्स लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और मुझे आपको एक बात समझाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को कराने से पहले। देखो बच्चों, अगर मेरे पास लेट्स सपोज 2 पॉइंट्स आ जाए, इस बात को समझना बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और फिर वो क्वेश्चन को गलत करते हैं या उनका कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाता है। तो आप ऐसा मत कीजिए बच्चों। मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको समझा दे रहा हूँ कुछ, कि अगर बच्चों 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, पॉइंट चार्ज बच्चों, पॉइंट चार्ज हो और स्टैटिक हो, तो Q1 और Q2 सॉरी, और इनके बीच का अगर डिस्टेंस बच्चों है स्मॉल r, तो सिर्फ इस केस में अगर 2 पॉइंट चार्ज है और स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो सिर्फ इस केस में बच्चों जो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, वो फोर्स का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। बच्चों अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं हो के लेट्स सपोज अगर ये लीनियर चार्ज होता, मान लो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा कुछ रॉड होता और रॉड पे चार्ज होता है बच्चों Q1, और यहाँ पे भी एक रॉड होता है, यहाँ पे चार्ज होता है Q2, तो बच्चों इस केस में सेम फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई होगा। सर और कहाँ अप्लाई हो सकता है बच्चों? सर ये फॉर्मूला आपके बच्चों स्फीयर के लिए भी अप्लाई हो सकता है। बात समझना, सेम टू सेम फॉर्मूला अगर स्फीयर है तो उसके लिए भी अप्लाई हो सकता है। अगर 2 स्फीयर और ये काफी दूर दूर रखे हुए हैं, इस बात को भी समझना, इनका मान लीजिए रेडियस है कैपिटल R दोनों का, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, इनके जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो लेट सपोज है आपका स्मॉल r, और ये डिस्टेंस रेडियस के कंपेयर में अगर बहुत ज्यादा है, मींस स्मॉल r इज मच 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 ग्रेटर देन कैपिटल R, तो इस केस में भी अगर इसके पास चार्ज है Q1 और इसके पास चार्ज है बच्चों Q2, तो सेम फॉर्मूला इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आप अप्लाई कर सकते हो। बट शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, कि ये दोनों स्फीयर स्मॉल होने चाहिए। पहली बात, ये दोनों स्फीयर स्मॉल होने चाहिए बेटा साइज में। सर दूसरी बात क्या है, कि इनके बीच का बच्चों जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू इट्स रेडियस। कभी आप इन दोनों स्फीयर के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है वो वही अप्लाई कर सकते हैं जो पॉइंट चार्ज के लिए होता है। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, मींस ये बहुत स्मॉल नहीं है या इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत स्मॉल नहीं है, तो बच्चों ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या कहिए फोर्स जो कूलम फोर्स है वो एग्जैक्टली इसके इक्वल नहीं आएगा। क्या इस बात को आप लोगों को समझ में आया, कि अगर 2 पॉइंट चार्ज है बच्चों तो उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला ये है, या 2 अगर स्मॉल स्फीयर है जिनका साइज बहुत स्मॉल है और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो भी इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला यही आएगा। बट अगर इनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा कम है, या ये दोनों साइज में स्मॉल नहीं है, या ये दोनों पॉइंट चार्ज नहीं है, तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा, मींस आप कूलम्स लॉ को अप्लाई फिर वहां पे नहीं करना है, या कहिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वो एग्जैक्टली इसके इक्वल नहीं आएगा, वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। अब आता है क्वेश्चन कि सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि हम पॉइंट चार्ज के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं या स्मॉल स्फीयर के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, जब ये बहुत दूर दूर हो, में अगर यही स्फीयर पास पास हो या स्मॉल नहीं हो, तो हम ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में भी बच्चों में समझा रहा हूँ। बट इसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, तो फर्स्टली मैं इसको इरेज कर देता हूँ बच्चों, और यहाँ पर मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ पूरा का पूरा जो अभी हमने लिखा हुआ है। ओके ठीक है, तो बच्चों ऐसा क्यों होगा इसको भी मैं यहाँ पे आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, कि अगर ये स्मॉल स्फीयर नहीं होता है तो फोर्स क्यों सेम नहीं आता है। अगर ये लार्ज स्फीयर है, फॉर एग्जांपल ये आपका एक स्फीयर है
दूसरा स्फीयर बच्चों आपको यहाँ पे है, और ये अगर आप देख रहे हैं बच्चों की लार्जेस्ट स्फीयर है, लेट्स सपोज इसका रेडियस है r1, इसका रेडियस है r2, बच्चों आप सेम रेडियस वाला भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r, और ये डिस्टेंस बच्चों बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है इनके बीच का, और ये दोनों लार्ज स्फीयर है। तो उस केस में बच्चों क्या होगा कि जब आप इस पे चार्ज दे दोगे, लेट्स सपोज हमने इसको चार्ज दे दिया प्लस Q1, और इसको भी चार्ज दे दिया बच्चों प्लस Q2, तो होगा क्या बच्चों, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन हो जाएगा। मैं यहाँ पे पहले पूरा चार्ज बना देता हूँ कि अगर आपने बच्चों ऐसा कर लिया तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज देखिए सामने सामने आ जाएंगे, और आपको पता है बच्चों की लाइक चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि लाइक चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये सामने वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये जो सामने वाले फेस के सारे पॉजिटिव चार्ज है इस स्फीयर के और इस स्फीयर के, दोनों स्फीयर के पॉजिटिव चार्ज बच्चों दूर हो जाएंगे, मतलब ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इधर आके शिफ्ट हो जाएंगे, है ना, ये सारे पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएंगे। इसके भी बच्चों जो सारे पॉजिटिव चार्ज है इस फेस में, जो इस फेस की तरफ है, वो भी बच्चों ड्यू टू रिपल्सन अपोजिट फेस में जाके शिफ्ट हो जाएंगे। तो सर सामने क्या हमें दिखेगा, बेटा सामने कुछ भी नहीं दिखेगा, सामने आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं दिखेगा, क्योंकि सारे के सारे चार्ज शिफ्ट होके ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ये बच्चों स्फीयर के दूसरे साइड चले गए हैं। ऐसा यहाँ पे भी हुआ, मैं इरेज कर दे रहा हूँ इसको। तो अगर बच्चों देखिए ऐसा हो गया, रिपल्सन हो गया और सारे चार्ज उसके दूसरे साइड चले गए, तो अगर आप नोटिस करें तो ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो क्या इस केस में, अभी इस केस में क्या हम सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आंसर है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया बच्चों तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि चार्जेस सब दूर दूर हो गए हैं पहले के कंपेयर में। तो अब जो इनके बीच बच्चों फोर्स का फॉर्मूला आएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, ये इसके एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, इट डज नॉट इक्वल टू द F डज नॉट इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, क्योंकि देखिए चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब ये चार्जेस नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर पे है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा ऐसा भी हो सकता है बच्चों की दोनों नेगेटिव चार्ज हो, तो भी सेम सिनेरियो बनेगा। अगर बच्चों एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, पॉजिटिव अगर ये पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता तो इस साइड बच्चों सारा सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता, इस सारा का सारा नेगेटिव चार्ज आ जाता, और उस केस में भी बच्चों चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता, और ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है इस केस में, ठीक है। अब आते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन पे, इतना बात अगर आपको समझ में आ गया है तो आई होप कि आप क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स कैरिंग ए चार्जेस Q1 and Q2 आर केप्ट विद देयर सेंटर्स स्मॉल r डिस्टेंस अपार्ट। यहाँ पे ध्यान देना कि बच्चों लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की बात कहा है, जो कि अभी हमने समझाया कि अगर लार्ज है तो फोर्स इसके एग्जैक्टली इक्वल नहीं आएगा, इस बात को भी यहाँ बता रहा है, इसी बात को यहाँ पे इस क्वेश्चन में ही गिवन है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ पे इसका रीजन पूछ दिया, बिकॉज ऐसा क्यों होगा, यहाँ पे रीजन आपसे पूछ दिया है, क्या ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि दीज आर नॉट पॉइंट चार्जेस, आंसर है गलत सर। अगर ये स्फीयर होता और इसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो भी हम यही फोर्स अप्लाई कर सकते थे, तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द स्फीयर इज नॉट यूनिफॉर्म, तो ये बच्चों एक ऑप्शन हो सकता है, अभी मैं इसको होल्ड पे रख रहा हूँ, ये ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि भाई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं बच्चों नॉन यूनिफॉर्म है। चार्ज ऑन द स्फीयर विल शिफ्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्फीयर, तो बच्चों ये बात हमेशा के लिए सही नहीं है, टुवर्ड द शिफ्टेड टुवर्ड द सेंटर तभी हो सकता है बच्चों जब एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज, टू चार्जेस टुवर्ड द सेंटर शिफ्टेड होंगे। जैसा कि अगर आप देखिए कि अगर ये आपका क्या कहते हैं कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, तो देखिए जो चार्जेस है वो अवे फ्रॉम द सेंटर शिफ्ट हुए हैं दूर दूर,
अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता, ये नेगेटिव चार्ज होता, तो टुवर्ड द सेंटर ये शिफ्ट होते। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही होगा, तो ये बात भी बच्चों कहना गलत होगा कि चार्जेस शिफ्ट हो गए टुवर्ड द सेंटर, इस वजह से ऐसा है, क्योंकि चार्जेस हमेशा शिफ्ट टुवर्ड नहीं होंगे। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ही बच्चों चार्जेस का शिफ्ट जो है टुवर्ड द सेंटर होगा। अगर दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है तो अवे फ्रॉम द सेंटर चार्जेस का शिफ्ट होगा, जैसा कि आपने बच्चों यहाँ पे देखा हुआ है। तो ये रीजन तो बच्चों नहीं है। चार्ज विल शिफ्ट टुवर्ड द पोर्शन ऑफ द स्फीयर व्हिच आर क्लोजर एंड फेसिंग टुवर्ड द ईच अदर। ये भी बच्चों बात सही नहीं है। क्या बताइए, क्या यहाँ पे जो चार्जेस उस पोर्शन में शिफ्ट हुए हैं जो एक दूसरे के क्लोजर है? सर नहीं, चार्जेस का शिफ्ट तो उस पोर्शन में हुआ है जो पोर्शन एक दूसरे से दूर दूर है। तो ऐसा हमेशा नहीं होगा। ऐसा हो सकता था, चार्जेस विल शिफ्ट टुवर्ड द पोर्शन ऑफ द स्फीयर व्हिच आर क्लोजर एंड फेसिंग टुवर्ड ईच अदर। ऐसा हो सकता था कब? जब एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार होगा। ये ऑप्शन भी गलत हो गया, मींस ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है कि ऐसा इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों स्फीयर पे वो यूनिफॉर्म नहीं है। ये बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आई होप कि बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज इसके रिकॉर्डेड लेक्चर को आप जरूर देखिएगा और उसमें हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। मैंने पूरा ट्राई किया कि आपको यहीं पर लाइव क्लास में ही इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, कर पाऊँ। तो अब चले बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको क्वेश्चन नंबर नहीं बताऊंगा वरना आपके लिए फिर वो बोरिंग हो जाएगा कि सर हमने तो इतना क्वेश्चन कर लिया। तो ऐसा आपके दिमाग में नहीं है, इसलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, क्वेश्चन नंबर नहीं बताएंगे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है बच्चों और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन है और आप सबको पता होगा बच्चों। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में समझा दे रहा हूँ, एक लाइन का है कि लाइक चार्जेस, सबको पता होगा बच्चों ये बात, तो लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर, आर रिपेल टू ईच अदर। आई थिंक ये बात सबको पता होगा बच्चों कि लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर। और सेकंड बच्चों कह सकते हैं कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं बच्चों, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये सबको बच्चों बात पता ही होगा कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो आप भी जानते हैं कि इनमें रिपल्सन होगा बच्चों, इन दोनों के बीच में रिपल्सन आएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज है तो भी इन दोनों के बीच रिपल्सन आएगा, ये बात समझना। अगर बच्चों एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा। अगर मान लीजिए ये वाला पहला वाला नेगेटिव है और दूसरा वाला पॉजिटिव है तो भी बच्चों अट्रैक्शन ही होगा। अब मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा न्यूट्रल है जिसपे कोई चार्ज नहीं है तो भी इनके बीच अट्रैक्शन होगा। अगर एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा न्यूट्रल है, यहाँ पे न्यूट्रल को मैं क्या लिख दूं, एन दिखा देता हूँ, N0 न्यूट्रल का मतलब है, तो भी बच्चों इनके बीच अट्रैक्शन ही होगा, इस बात को समझना। तो अट्रैक्शन कब कब होता है सर? या तो अपोजिट चार्जेस हो, यहाँ पे देखिए, या तो एक चार्ज हो और दूसरा पार्टिकल न्यूट्रल हो तो सर अट्रैक्शन होगा। रिपल्सन कब होगा सर? जब लाइक चार्जेस हो। तो रिपल्सन के सिर्फ दो कंडीशन है कि जब लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्सन होगा, जब अनलाइक चार्जेस होंगे या एक चार्ज और एक न्यूट्रल होगा तो अट्रैक्शन होगा। अगर इतनी बात आपको पता है, ये बात आपको समझ में आता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से कर लेंगे, ठीक है। बट ये कॉन्सेप्ट इसके लिए आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले। तो आइए भाई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बट इसके पहले मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है। इसके पहले मैं इसको इरेज कर दूं, ये पूरा का पूरा, आई होप कि ये इरेज हो जाए। ओके ठीक है, लेट्स ट्राई अगेन। ओके ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम बच्चों इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं और क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है। देखिए कह रहा है एक नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है एक्स, तो यहाँ पे पहले से ही गिवन है कि ये जो एक्स ऑब्जेक्ट है ये बच्चों आपका नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है।
और कह रहा है कि इसको रिपेल कर रहा है अनदर ऑब्जेक्ट वाई, वाई इसको रिपेल कर रहा है। तो आप मुझे बताओ बच्चों कि अगर x पे नेगेटिव चार्ज है और x y को रिपेल कर रहा है, तो बताओ y पे कैसा चार्ज हो। आप खुद सोचो कि अगर x के पास नेगेटिव चार्ज है और x y को रिपेल कर रहा है, तो सर 100% इसके पास नेगेटिव चार्ज ही होगा। सर अगर पॉजिटिव होता तो भी अट्रैक्शन होता, सर अगर y न्यूट्रल होता तो भी सर अट्रैक्शन होता। रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब सर दोनों पे सेम चार्जेस हैं, इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। तो ये बात कह रहा है कि एक नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है x जो कि रिपेल कर रहा है बच्चों एक ऑब्जेक्ट y को, इसका मतलब दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है हाउ एवर एन ऑब्जेक्ट z इज अट्रैक्टेड टू द ऑब्जेक्ट y। एक ऑब्जेक्ट z है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट z है जो कि y को अट्रैक्ट कर रहा है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है अट्रैक्ट करने का? सर दो पॉसिबिलिटी है। अभी अभी बच्चों हमने आपको समझाया अट्रैक्ट करने की दो पॉसिबिलिटी है। अगर बच्चों इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो भी इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा क्योंकि अनलाइक चार्जेस हो जाएंगे। अगर बच्चों ये न्यूट्रल होगा, इस बात को समझना, अगर ये न्यूट्रल होगा तो भी न्यूट्रल और नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन होगा। अभी अभी हमने बच्चों आपको समझाया कि अट्रैक्शन दो केस में होता है, या तो अनलाइक चार्जेस हो या एक चार्ज हो दूसरा न्यूट्रल हो, ठीक है ना। तो जेड या तो पॉजिटिव होगा या तो न्यूट्रल होगा। अब क्वेश्चन में यही पूछ रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जेड। क्या पॉसिबिलिटी है ऑब्जेक्ट जेड का? सर या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो न्यूट्रल होगा। तो एक बार ऑप्शन देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नहीं बच्चों, ये बात गलत है क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, अगर न्यूट्रल होता ये जेड तो भी अट्रैक्शन होता, तो ये बात गलत है बच्चों। नेगेटिव चार्ज होने का सवाल ही नहीं उठता, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो अट्रैक्शन के जगह हो रिपल्सन होता, तो ये बात ही गलत है। और न्यूट्रल एंड पॉजिटिवली चार्ज, यही बात सही है बच्चों। अभी अभी हमने समझाया कि नेगेटिव और पॉजिटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, न्यूट्रल एंड पॉजिटिवली चार्ज। और न्यूट्रल एंड नेगेटिवली चार्ज, ये भी बच्चों आपका ऑप्शन गलत है। तो आपका ओवरऑल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये करेक्ट हो गए, ठीक है। आई होप कि बच्चों ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। ये क्वेश्चन नंबर 5 है एक्चुअल में, ये आपको समझ में आया हो। अगर बच्चों इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज आप इसकी रिकॉर्डेड लेक्चर को एक बार जरूर देख लीजिएगा। मुझे पूरा बच्चों आशा है, पूरा उम्मीद है डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा अगर आपने पूरा सॉल्यूशन ध्यान से देख लिया बच्चों। क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कोई भी टॉपिक याद नहीं है, पढ़ा आपने जरूर है लेकिन आपको कोई भी टॉपिक याद नहीं है, ये मान कर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ पीवाई के। चले बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। सर ये क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? बच्चों चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can only transfer from the one body to another body. This law is known as law of conservation of charge। मतलब सर मैं मतलब समझा रहा हूँ, लेट सपोज एक तीन पार्टिकल है, एक पे चार्ज है Q1 है ना, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरे पे चार्ज है Q2, तीसरा पार्टिकल यहाँ पे है जिसपे चार्ज है Q3, ठीक है। ऐसा कुछ है बच्चों। और अगर मैं इन तीनों का चार्ज देखूं, अगर तीनों पे मैं चार्ज को ऐड करूं तो कितना आ जाएगा नेट चार्ज? सर नेट चार्ज आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर बच्चों हमने इन तीनों को आपस में कांटेक्ट में ला दिया किसी कंडक्टिंग वायर से, या आपस में ही कांटेक्ट में लाके और फिर से हमने इनको सेपरेट कर दिया, फिर से इन तीनों चार्ज को सेपरेट कर दिया, तो इनके पास चार्ज लेट सपोज हो गया आप Q1 डैश, इसके पास चार्ज हो गया Q2 डैश, इसके पास चार्ज हो गया Q3 डैश। क्योंकि पहले इनके पास चार्ज था बच्चों Q1, Q2 और Q3, जब हमने इसमें आपस में कांटेक्ट में लाया तो चार्जेस के ट्रांसफर हुए होंगे, है ना, कहीं न कहीं से हुए होंगे, कहीं Q1 टू Q2 हुआ होगा, Q2 टू Q3 हुआ होगा, Q3 से Q1 हुआ होगा, या किसी और वे में हुआ होगा, बट ओवरऑल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इनके पास जो फाइनल चार्ज हो जाएंगे वो Q1 डैश, Q2 डैश, Q3 डैश हो जाएंगे। बट अगर आप नोटिस करें ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कोई चार्ज का लॉस नहीं हुआ है, चार्ज का बस रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, चार्ज एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर हुआ है,
बट चार्ज का कोई लॉस नहीं हुआ है। इट मींस दैट अभी भी क्यू नेट की वैल्यू बच्चों जो होगा वो Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश के इक्वल ही होगा। मतलब जब ये आपस में कांटेक्ट में आने से पहले और कांटेक्ट में आने के बाद जो टोटल चार्ज की वैल्यू है बच्चों वो सेम रहने वाली है। यही बताता है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि ये कभी भी चेंज नहीं होगा किसी भी सिस्टम के लिए। ये हमेशा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, बट कभी भी ये क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, या कहिए कि चार्जेस का लॉस नहीं हो सकता है और चार्ज खत्म नहीं हो सकते हैं, ये ट्रांसफर हो सकते हैं। इसी के बेस पे बच्चों यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आइए एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ के ही सॉल्व करते हैं, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा है। देखिए बच्चों, कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट है और यहाँ पे 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फीयर्स हैं और इसको हमने स्प्रे किया है एक चैम्बर में, और ये बच्चों इनके पास जो चार्ज आया है वो है +3Q +3 +5E एंड -3E। बच्चों यहाँ पर ये आपका है फंडामेंटल चार्ज, जिसको आप चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना, 1.6 × 10⁻⁻19। ये बच्चों स्मॉल ई कह रहा ऑल द 3 spheres are came in the contact simultaneously for a moment। जैसा कि आपने बताया कि ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आया है कुछ मोमेंट के लिए और बाद में फिर ये एंड गॉट सेपरेटेड, ये तो अलग अलग हो गए जैसा कि यहाँ पे हुआ है। तो बच्चों अगर ये कांटेक्ट में आके अलग अलग हो गए मतलब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया होगा, है ना। तो अगर पहले चार्ज Q1 Q2 Q3 था तो अभी जो चार्ज होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, अब Q1 डैश Q2 डैश और Q3 डैश हो गया होगा, बट नेट चार्ज अभी भी सेम होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल, कि आप बताइए क्या पॉसिबल होगा। तो पॉसिबल में सिंपल से यही देखना है कि जो इनिशियल चार्ज होगा वही हमारा बच्चों फाइनल चार्ज आएगा। तो एक बार चेक कीजिए इनिशियल चार्ज कितना है, क्यू इनिशियल कितना है, सर ऐड कर लेते हैं, +3 -3 0 हो जाएगा और +5E। सर इनिशियल चार्ज है +5E, तो बच्चों जो फाइनल चार्ज होगा वो भी +5E ही होगा। बस आपको यही मैच करना है कि कौन से ऑप्शन में जो चार्ज है वो +5E है। अब बच्चों को कहाँ गड़बड़ी हो सकता है, कहाँ पे डाउट हो सकता है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो पहला तो यहाँ पे वो चेक करेंगे सर 5 और 5 10 -4 6 हो जाएगा। सर ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमें फाइनल चार्ज +5E ही आना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन देखिए 6 और 6 12 -7, सर यहाँ पे +5E आ रहा है, तो ये सही होने की पॉसिबिलिटी है। अभी अभी आप रुक जाइए, जल्दबाजी में इसको टिक मत कीजिए। अच्छा भाई ये फाइनल आपका +5E आना चाहिए बच्चों। अच्छा सी में आइए देखिए 3.5 5.5, ये बच्चों हो जाएगा 9 और 9 -4, फिर यहाँ पे 5 आ रहा है, ध्यान समझना। ये 3.4 + 5.4 ये 9 हो गया, 9 - 4 +5E, तो बच्चों ये भी +5E आ रहा है और ये भी +5E आ रहा है, तो आपके लिए अब 2 ऑप्शन हो गए। और ये तो बच्चों अलग है क्योंकि 5 और 7, तो 7 और 5 12 12 - 8 तो 4 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत। अब बच्चे इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं बी और सी में, कि सर दोनों में +5E फाइनल चार्ज आ रहा है, तो कौन सा सही होगा। देखो बच्चों याद रखना एक और लॉ होता है बच्चों जिसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं यहाँ समझा देता हूँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये भी बच्चों एक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर इसको भी यूज करना है। सर ये क्या कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपका, बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज की वैल्यू है वो n × E होगा। मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज की वैल्यू होगी बच्चों वो n × E होगा, जहां पे n एक नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कोई नंबर होगा, 0 भी हो सकता है अगर किसी बॉडी पे 0 चार्ज है, बट n कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता, कोई डेसिमल नहीं हो सकता। इट मींस दैट 3.5E चार्ज आर नॉट पॉसिबल, ये चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। 5.5E चार्ज आर नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि 3.5E चार्ज या 5.5E चार्ज पॉसिबल ही नहीं है किसी बॉडी पे आने पर। किसी बॉडी पे 1E चार्ज हो सकता है, 2E चार्ज हो सकता है, 3E चार्ज हो सकता है, 4E चार्ज हो सकता है, 5E चार्ज हो सकता है, बट 3.5 चार्ज नहीं हो सकता। 3.5E 5.5E चार्ज नहीं हो सकता बच्चों, दैट्स व्हाई ये ऑप्शन गलत है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि बच्चों
ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। मैंने पूरा एफर्ट किया कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। अगर फिर भी कोई डाउट बच रहा है तो प्लीज आप इसकी रिपीटेड लेक्चर को जरूर एक बार वॉच कीजिए। मेरा बच्चों पूरा उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत हार्ड ये सब क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। बोर्ड एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन ना हार्ड अभी तक नहीं दिया हुआ है। बच्चों को हार्ड लगता है, हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि पहले वो इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल नहीं किए होते हैं, इसलिए आपको बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन हार्ड लगता है। बच्चों कोई भी क्वेश्चन अगर आपने अपने स्टडी टाइम पे टैकल नहीं किया हुआ है, किसी भी टाइप के क्वेश्चन, अगर वो बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा तो डेफिनेटली वो आपको हार्ड लगेगा। अगर कोई भी टीचर किसी टाइप का क्वेश्चन नहीं किया है और किसी टीचर को भी बच्चों अगर आप वो क्वेश्चन दे दोगे तो उसके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है ना। दैट्स व्हाई अगर आपको बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसका मतलब वो नहीं है कि हार्ड है वो, इसका मतलब कि आपने उस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है। वही बच्चों में यहाँ आपको पीवाई क्विज में करा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना, पूरा बच्चों लेक्चर देखना। अगर आप लाइव लेक्चर नहीं देख पाओ तो इसके रिकॉर्डेड पार्ट को देखना, बट बच्चों पूरा देखना। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। और अगर ये देखिए तो ये पॉइंट चार्ज और चार्ज ड्यू टू स्फेरिकल सेल दोनों के मिक्स पे क्वेश्चन है। तो मैं थोड़ा सा पहले इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, हालांकि आपको पता होगा। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ पहली बात कि सर पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मान लो ये पॉइंट चार्ज है Q, तो इस पॉइंट चार्ज Q के लिए r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा। बच्चों r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E इज इक्वल टू K, या इसको 1/4πε0 भी बोल सकते हो, इनटू कैपिटल Q बाई r स्क्वायर। बच्चों ये पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं हो कि कोई स्फीयर है, स्फीरिकल सेल है, सॉरी कोई स्फीरिकल सेल है उस पे भी सेम चार्ज है, इस बात को भी बच्चों समझना। अगर इसके पास भी सेम चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज नहीं है बल्कि एक स्फीरिकल है, स्फीरिकल सेल है, और इसके सेंटर से डिस्टेंस c स्मॉल r है, तो बच्चों इस केस में भी सेम फॉर्मूला आएगा। इस बात को मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 इनटू कैपिटल Q बाई r स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों सेम फॉर्मूला आएगा पॉइंट चार्ज के लिए भी और यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर के लिए भी, स्फेरिकल सेल के लिए भी, ठीक है बच्चों। अब इसी पे बच्चों आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को हम अब समझते हैं और करते हैं इसी का हेल्प से। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा, यहाँ पे स्पेस बना ले रहा हूँ मैं, इसी रीजन में मैं सॉल्व कर लूंगा इसको। कह रहा है कि बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 2q, यहाँ पे q नहीं है बच्चों, एट ए डिस्टेंस स्मॉल r इज e। कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है बच्चों 2q है ये, और इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि ये E की वैल्यू होगी क्या। सर अभी अभी तो आपने फॉर्मूला बताया कि पॉइंट चार्ज के लिए ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मेरे प्यारे बच्चों अप्लाई करो और बताओ क्या आएगा। सर आएगा 1/4πε0 इंटू 2q, क्योंकि चार्ज 2q है, डिवाइड में r स्क्वायर आएगा सर, ये आएगा सर, ठीक है बच्चों। अगर मैं सेम टू सेम आगे क्या कह रहा है कि देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल R विथ टोटल चार्ज स्मॉल q एट ए डिस्टेंस r/2, जहाँ पे r बहुत ज्यादा है उसके रेडियस से। तो सेम क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि अगर बच्चों ये चार्ज किसी स्फीयर के पास हो, कितना चार्ज सर प्लस q चार्ज, 2q नहीं बच्चों, q चार्ज, कितना इसका रेडियस है सर, इसका रेडियस है कैपिटल R, कितना डिस्टेंस है बच्चों r/2 डिस्टेंस, r डिस्टेंस नहीं बच्चों r/2। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना, कह रहा है बताओ इस r/2 डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ इस स्फीयर के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा। सर जो फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए होता है वही अप्लाई कर देंगे, जैसा कि अभी हमने समझाया। तो ये स्फीयर जिसके पास चार्ज प्लस q है वो r/2 डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। सर फॉर्मूला भी हमें पता है 1/4πε0 इंटू चार्ज है बच्चों q और डिस्टेंस सर यहाँ पर r नहीं है, r/2 है, तो r/2 का स्क्वायर करेंगे तो r²/4 मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो सर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई डैश को हम लिख सकते हैं, इसको अगर मेरे बच्चों में ऊपर लेके जाऊं तो 1/4πε0 इंटू 4q बाई r स्क्वायर।
तो अगर आप इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को देखें तो आपको बच्चों क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन 1 का जस्ट डबल है। एक बार आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2q है, यहाँ पे 4q है। तो क्या आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर जो ई डैश की वैल्यू है वो जस्ट 2 टाइम्स ऑफ ई के इक्वल है? बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ई की वैल्यू कितनी है? 1/4πε0 इंटू 2q/r²। यहाँ पे क्या है? 1/4πε0 इंटू 4q/r²। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि जो ई डैश है वो ई का डबल है? तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा कि जो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एट डिस्टेंस r/2 पे वो डबल आएगा। मींस आपका ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका कैंसिल है, गलत हो गया। ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन डी गलत है बच्चों। सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन सी सही है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आपको फेस हो रहा है तो प्लीज आप इसके रिकॉर्डेड लेक्चर को एक बार जरूर देखिएगा। यहाँ पर बच्चों ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चले बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और यहाँ पर हमें बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 चार्जेस हैं Q माइनस Q नॉट आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q नॉट एट पॉइंट O। तो बच्चों इसको कराने से पहले मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताना चाहता हूँ। आई होप कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो बच्चों मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बच्चों में यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सर ये क्या कहता है? ये कहता है बच्चों किसी भी एक पॉइंट चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा बच्चों, मेरे बच्चों, वो होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्ट ऑन द दैट चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये कहता है बच्चों कि किसी भी एक सिंगल चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा? सर जितना उस पे फोर्स लग रहा होगा बाय द इंडिविजुअल चार्जेस, उन सभी का वेक्टर सम। इसका मतलब मैं यहाँ समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है, और यहाँ पर ये बनाया नहीं है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है बच्चों। ये तो क्वेश्चन क्या आपसे पूछा हुआ है, देखिए नेट फोर्स ऑन द चार्ज क्यू नॉट। इस क्यू नॉट पे नेट फोर्स चार्ज पूछ रहा, तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ बच्चों। ये रहा आपका क्यू नॉट है ना, ये आपका है क्यू नॉट, यहाँ पे है आपका क्यू, और यहाँ पे है आपका बच्चों माइनस क्यू। तो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं बना दूं कि आपका है बच्चों क्यू नॉट, और यहाँ पे बच्चों है प्लस क्यू। तो ये 3 चार्जेस हैं, और तीनों के बीच का जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों वो ए ही है। तो मुझे यहाँ पर लिखने की आई थिंक जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपको फिगर में दिख रहा है ये जो सर डिस्टेंस है वो आपका ए है। ओके, ये डिस्टेंस भी ए है, आप चाहो तो लिख लो भाई, कोई जरूरत तो नहीं था, बट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब सर हमें पूछ रहा है कि इस पे नेट फोर्स कितना होगा। बच्चों अभी तो हमने समझाया किसी चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा वो सभी इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। सर इंडिविजुअल फोर्सेस का मतलब बच्चों इस क्यू नॉट चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा? सर एक तो ये चार्ज लगा रहा होगा जो माइनस क्यू है, दूसरा ये प्लस क्यू चार्ज लगा रहा होगा। क्या इसके अलावा कोई थर्ड चार्ज है जो इस पे फोर्स लगा रहा होगा? आंसर है सर नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 3 ही चार्ज है ना। अगर यहाँ पे 3 ही चार्ज है तो इस क्यू नॉट पे कौन कौन फोर्स लगाए? ये खुद के पे तो फोर्स लगाएगा नहीं। सर एक तो ये माइनस क्यू चार्ज लगाएगा, दूसरा प्लस क्यू चार्ज लगाएगा। तो इन्हीं दोनों का जो फोर्स होगा बच्चों, उसी का वेक्टर सम ही नेट फोर्स के इक्वल होगा। तो एक बार पहले आप सोचिए कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो क्यू नॉट पे कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन? सर ये पॉजिटिव है, ये भी बच्चों पॉजिटिव ही है, तो सर ये वाला प्लस क्यू चार्ज इस क्यू नॉट को रिपेल करेगा। मेरे प्यारे बच्चों इसको रिपेल करेगा। कितने फोर्स से? सपोज वो फोर्स है एफ, और एफ की वैल्यू बच्चों आपको पता है कितना हो जाएगा, के क्यू नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर। मैं भी लिख दूंगा, परेशान नहीं होना आपको। इस एफ के बारे में यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलो एफ की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4πε0, जिसको बच्चों हमें के एज्यूम करना है, ऐसा बोला हुआ है क्वेश्चन में, के क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर। दिस इज द फोर्स ऑन द चार्ज क्यू नॉट बाई द प्लस क्यू।
तो भाई ये क्यू नॉट पे क्या प्लस क्यू चार्ज ही सिर्फ फोर्स लगाएगा? आंसर है नहीं सर, ये माइनस क्यू भी तो अप्लाई करेगा। तो सर ये माइनस क्यू कैसा फोर्स अप्लाई करेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? भैया ये माइनस है, ये प्लस है, तब तो अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होगा। मतलब ये जो माइनस क्यू कूलम चार्ज है ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ बच्चों, ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं। अच्छा सर ये कितना फोर्स लगा के अट्रैक्ट करेगा, क्या सर इस फोर्स के बारे में कोई आइडिया है? बिल्कुल है बच्चों, उतना ही फोर्स लगा के अट्रैक्ट करेगा जितना कि ये वाला प्लस चार्ज इसको रिपेल कर रहा था। सर आपको कैसे पता? बच्चों नोटिस कीजिए कि इन दोनों के बीच भी डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये ही है। इन दोनों का चार्ज का प्रोडक्ट कितना आएगा, Q इंटू क्यू नॉट ही आएगा। तो बच्चों फोर्स तो सेम ही आएगा ना। अगर आप इन दोनों चार्ज पे कूलम्स लॉ अप्लाई कीजिए बच्चों तो क्या हो जाएगा बताओ, K क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर। कुछ लोग कहेंगे सर आपको माइनस क्यू लेना चाहिए, नहीं बच्चों, कूलम्स लॉ में यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं बच्चों, साइन नहीं लेते। तो इन दोनों के केस में माइनस क्यू और क्यू नॉट के केस में भी बच्चों डिस्टेंस सेम है, चार्ज का प्रोडक्ट सेम है, तो फोर्स भी सेम आएगा। मींस इस क्यू नॉट कूलम चार्ज पे बच्चों दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो F लग रहा है इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, एक बच्चों लग रहा है F इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो क्या नेट फोर्स कितना होगा? कुछ बच्चे कहेंगे सर F और F 2F, गलत हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे आपको वेक्टर सम करना है, यहाँ पर आपको वेक्टर सम करना है इन दोनों फोर्स का। और मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में आपको समझा दे रहा हूँ कि अगर दो फोर्स आपस में इक्वल है मैग्नीट्यूड में और परपेंडिकुलर है, फॉर एग्जांपल अगर एक फोर्स F है दूसरा फोर्स F है, तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा बच्चों वो आएगा √2F। यहाँ पर भी सेम कहानी है बच्चों, जो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट आने वाला है वो बच्चों हो जाएगा √2F, ये आएगा, ये इस डायरेक्शन में आएगा बच्चों रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और कितना आएगा बच्चों, अगर ये आपका F है ये आपका F है, तो सर ये वाला जो फोर्स होगा वो हो जाएगा √2F। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ √2F। दिस इज द बच्चों नेट फोर्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, √2F। और F की वैल्यू क्योंकि हमने पहले से ही आपको बता दिया है कि ये होने वाली है, तो हो जाएगा K, यहाँ पे आप √2 चाहो तो लगा सकते हो पहले से ही, आप चाहो तो लगा ही लो √2, और F की वैल्यू हो जाएगा K क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर बच्चों, दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड आपका बच्चों करेक्ट है, फोर्थ आपका गलत है। ठीक है, आई होप कि बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको 1% भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट आ रहा है तो प्लीज इसके रिकॉर्डेड लेक्चर को आप रिपीट करके देखिए, डेफिनेटली बच्चों आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि मैंने सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, सब कुछ हमने आपको बता दिया है कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ा है बच्चों तो भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर थ्योरी आपको लर्न नहीं है तो भी आप कर पाओगे, आपको कम से कम एक बार पढ़ा होना चाहिए थ्योरी। अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, और ये आपके 2022 में आया हुआ है, और जब मैं कॉपी चेकिंग कर रहा था तो मुझे यही सेट मिला हुआ था, और 2022 बोर्ड का कॉपी जब मैं चेक कर रहा था तो बच्चों यही मुझे सेट मिला हुआ था चेक करने के लिए, 55/2/4। और ये भदोही डिस्ट्रिक्ट में यही पेपर आया हुआ था बच्चों, सेम टू सेम। अगर आप भदोही डिस्ट्रिक्ट के हैं तो आपको पता होगा कि सेम टू सेम क्वेश्चन बच्चों आया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन भदोही डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि मैं भी भदोही से हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेम टू सेम क्वेश्चन यही भदोही डिस्ट्रिक्ट में ये पेपर आपको आया हुआ था इस डिस्ट्रिक्ट में। तो ये क्वेश्चन बच्चों मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ दिया था, पता नहीं क्या रीजन था, बट यकीन मानो बच्चों मैक्स टू मैक्स बच्चों ने क्वेश्चन को छोड़ दिया था, पता नहीं क्यों। और मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कराने वाला हूँ, आप इतना इजीली कर लोगे कि आप आगे इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे। देखो बच्चों सिंपल सा, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको कुछ ट्रिक बता देता हूँ कि देखिए भाई फोर्स बिटवीन टू चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है सर, K कूलम कांस्टेंट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इसका मतलब बच्चों की जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा कुछ कहानी है सर। मींस अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा तो फोर्स डिक्रीज होगा, बट सेम रेशियो में नहीं होगा। जितना टाइम्स मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा
उसका स्क्वायर टाइम्स 4 डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं r को बच्चों n टाइम्स इंक्रीज कर रहा हूँ, n r कर दे रहा हूँ, तो फोर्स जो होगा बच्चों वो डिक्रीज होगा, बट n टाइम्स नहीं, n स्क्वायर टाइम्स बच्चों डिक्रीज हो जाएगा। मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, F/n², ऐसा कुछ आ जाएगा। तो जितना आप डिस्टेंस में चेंज करोगे उसका स्क्वायर टाइम अपोजिट चेंज होगा फोर्स में। फिर से मैं समझा रहा हूँ, अगर आपने डिस्टेंस को n टाइम इंक्रीज किया तो फोर्स डिक्रीज होगा n² टाइम्स। या ऐसा कहिए कि अगर आपने डिस्टेंस को डिक्रीज किया n टाइम्स, तो बच्चों डिक्रीज किया तो जो फोर्स होगा वो इंक्रीज होगा n² टाइम्स, वो इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। मतलब जो भी डिस्टेंस में चेंज होगा उसका स्क्वायर टाइम अपोजिट चेंज, रिवर्स चेंज आएगा फोर्स में। अगर ये बात बच्चों आपको समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को आप विदाउट सॉल्व किए भी कर सकते हो। क्या समझना है बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि फोर्स और डिस्टेंस में ये वाला रिलेशन होता है, स्क्वायर वाला, इनवर्स स्क्वायर वाला। जो चेंज आप डिस्टेंस में करेंगे उसका स्क्वायर और रिवर्स चेंज आएगा फोर्स में। अगर आप इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो ये डिक्रीज होगा, आर को डिक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स इंक्रीज होगा लेकिन स्क्वायर टाइम्स। मींस अगर आर को आप 5 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, 5 टाइम, तो 5 का स्क्वायर 25 टाइम्स 4 डिक्रीज होगा। देखिए रिवर्स रिलेशन आया हुआ है, वो भी स्क्वायर के फॉर्म में। अगर डिस्टेंस को आप 3 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स 9 टाइम डिक्रीज होगा। ऐसा कहानी है बस बच्चों कुछ। अगर आप फोर्स को 4 टाइम डिस्टेंस को 4 टाइम डिक्रीज कर रहे हैं, डिस्टेंस को 4 टाइम डिक्रीज कर रहे हैं, तो 4 जो फोर्स है वो 16 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा कुछ है बच्चों कहानी, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस को 6 टाइम डिक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स जो होगा वो 36 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ये बच्चों कहानी है। इस कहानी को जो समझ गया बच्चों वो इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर लेगा। जिसको ये बात समझ में नहीं आएगा या पता नहीं होगा उसको ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ सकता है, और आएगा ही आएगा, सकता है का कोई चांस ही नहीं है। 100% बच्चों इसमें आपको डाउट आएगा। कैसे करना है इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ। अगर आप एक बार देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 ऑब्जेक्ट है WXYZ और सभी पे चार्ज है +Q। मतलब यहाँ पे चार्ज है +Q, यहाँ पे भी बच्चों चार्ज है आपका +Q, यहाँ पे भी चार्ज है बच्चों आपका +Q, और यहाँ पे भी बच्चों चार्ज है आपका +Q। ये चारों ऑब्जेक्ट पे +Q चार्ज है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये सभी फिक्स्ड है 4 पॉइंट्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द साइड D। ये एक स्क्वायर के साइड पे फिक्स्ड है चारों चार्ज, मतलब ये मूव नहीं कर सकते हैं। और ये ऐसा भी बोला गया है, देखिए कि जो x और z है, x और z है, these are the mid point of the side of the square। मतलब ये जो डिस्टेंस है बच्चों वो a/2 है। ये डिस्टेंस है बच्चों a/2 है। कहने का मतलब इसका ये है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे कुछ सॉल्व वगैरह करना पड़ेगा। पर समझाने के लिए बच्चों मैंने आपको बता दिया कि ये जो डिस्टेंस है, मैं ऊपर लिख सकता हूँ इसको, ये जो डिस्टेंस है बच्चों a/2 है। मिड पॉइंट कहने का मतलब ये है कि बच्चों ये जो डिस्टेंस है आपका ये a/2 है। ये वाला डिस्टेंस है वो a/2 है। अच्छा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा सर, ये वाला, भाई ये भी a/2 ही होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस भी कितना होगा a/2, क्योंकि मिड पॉइंट है z। सर ये डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि बच्चों स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस a हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द W ऑन द ऑब्जेक्ट x इज f। कि W जो x पे फोर्स अप्लाई कर रहा है वो है f। तो एक बार डिस्टेंस बताओ भाई, फोर्स ऑन W, फोर्स ऑन क्या बोला है, फोर्स ऑन द x ड्यू टू W कितना है बच्चों f। और नोटिस करना कि इस केस में जो डिस्टेंस है बच्चों इन दोनों के बीच में वो है a/2। इस बात को बस समझना आपको कि इस केस में जो x और w के बीच जो डिस्टेंस है वो a/2 है। सिमिलरली क्या पूछ रहा है आपको, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द w ऑन द z। तो ये w z पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स ऑन z बाय w कितना होगा ये पूछ रहा है बच्चों को, फोर्स ऑन z बाय w। तो सर ये बताइए यहाँ पर इन दोनों पे चार्ज कितना था, q और q। इन दोनों के पास चार्ज कितना है, q और q। तो सर क्या चेंज हुआ है दोनों केस में, सर डिस्टेंस। अगर नोटिस करो बच्चों सिर्फ डिस्टेंस का चेंज है। w और x के बीच जो डिस्टेंस था वो a/2 था, आपको जैसा कि मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। r की वैल्यू कितना था a/2,
और इस केस में बताइए आर कितना होगा, आर मतलब ये जो डिस्टेंस होता है सर, ये अगर ए है, ये a/2 है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करना, ये डिस्टेंस आ जाएगा √5a/2। ये आप बच्चों करना, मैं यहाँ पे इसको नहीं करा रहा हूँ। अगर ये डिस्टेंस a है, ये a/2 है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा √5a/2। मीन्स इस केस में जो r की वैल्यू आ गया बच्चों, वो आ गया है √5a/2। तो मुझे बताओ बच्चों, डिस्टेंस कितना टाइम इंक्रीज हुआ है पहले के कंपेयर में, मतलब जो w और x के बीच का डिस्टेंस था वो a/2 था, और जो w और z के बीच में डिस्टेंस है वो √5a/2 है। तो बताइए डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज? सर इंक्रीज हुआ है। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? w और x के बीच डिस्टेंस कितना था? a/2। w और z के बीच में डिस्टेंस कितना है? √5a/2। तो सर डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है कितना टाइम्स? √5 टाइम्स। तो फोर्स डिक्रीज होगा कितना टाइम्स? क्या √5 टाइम्स? नहीं सर, √5 का स्क्वायर टाइम्स, मतलब 5 टाइम्स। मतलब अब जो फोर्स होगा बच्चों इन दोनों के बीच, वो 5 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, जो कि अभी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अभी मैंने आपको समझाया था ना कि अगर बच्चों फोर्स की वैल्यू, अगर डिस्टेंस की वैल्यू आप यहाँ पे जैसा कि हुआ, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हुआ बच्चों? √5 टाइम्स इंक्रीज कर गया, तो जो फोर्स होगा बच्चों वो क्या होगा? √5 का स्क्वायर 5 टाइम डिक्रीज हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों कहानी। यहाँ पे डिस्टेंस √5 टाइम इंक्रीज किया है बच्चों, तो फोर्स 5 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, यही बच्चों मैं आपको समझा रहा था। मीन्स ऑप्शन आपका आ जाएगा आपको f/5। मैं फिर से समझा रहा हूँ, w और x के बीच का जो डिस्टेंस था a/2 था, तो फोर्स था बच्चों आपका f, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। तो अगर यही w और z के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? √5a/2, मीन्स 5 टाइम्स डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। चार्ज वही है, चार्ज दोनों केस में q और q ही था, w और x के बीच में भी q और q है, w और z के बीच में भी q एंड q है। तो सर चार्ज तो सेम है, बस डिस्टेंस चेंज हुआ है। डिस्टेंस कितना टाइम्स चेंज हुआ सर? √5 टाइम्स। क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो फोर्स बच्चों √5 का स्क्वायर मीन्स 5 टाइम्स डिक्रीज होगा। मीन्स अगर पहले फोर्स बच्चों f था, तो अब फोर्स हो जाएगा f/5। सो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, बी बच्चों आपका करेक्ट है, सी भी आपका रॉन्ग हो गया, और डी भी आपका रॉन्ग हो गया। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके अलावा भी बच्चों कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, तो प्लीज इसके रिकॉर्डेड लेक्चर को आप देखिए, ठीक है। और मुझे पूरा बच्चों एकदम डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आ जाएगा, अगर कोई भी डाउट आ रहा है अभी तो, क्योंकि लाइव क्लास में बच्चों अगर डाउट सेशन में कराने लगूंगा फिर मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बच पाएगा। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर एक बच्चों बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। तो पहले मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको समझा दे रहा हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये बच्चों आपको समझना बहुत जरूरी है कि अगर मेरे पास एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स सपोज ऐसा कुछ है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और हमने यहाँ पे बच्चों एक लेट्स सपोज स्क्वायर प्लेट ले लिया, ऐसा कुछ, ये इमेजिन कर लिया कि स्क्वायर रीजन। तो अगर मैं पूछूं ये स्क्वायर है या जो भी है बच्चों, इसका मान लो एरिया जो है वो ए है। अगर मैं पूछूं कि बताइए इस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, अगर इसका एरिया ए है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। सर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्क्वायर के हर एक पॉइंट पे है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर के हर एक पॉइंट पे बच्चों सेम है, तो आप ये सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सर अगर स्क्वायर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है तो क्या करेंगे? तो बच्चों ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। इस बात को समझना बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दो फॉर्मूला होता है, एक तो ये होगा। सर ये कब अप्लाई करेंगे? जब गिवन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा तब। सर ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? सेकंड वाला, जब अगर इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं होता तो हम सर सेकंड फॉर्मूला अप्लाई यूज करते हैं, ठीक है। बट ओवरऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला यही होता है। आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा
E is the electric field at all point of this area A, and theta is the angle between इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इस बात को समझना। यहाँ पर भी इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो कि सर फाई की वैल्यू हो सकता है ई डी ए cos theta. E is the electric field, D is the small element of the area, and theta is the angle between electric field and area vector. तो ठीक है, तो ये हो सकता है। अब आते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन पे कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन बच्चों मेरे प्यारे ये कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि स्क्वायर है और जिसका साइड है ए और वो लाइज कर रहा है एक्स वाई प्लेन पर एट एक्स इक्वल टू ए, एट जेड इक्वल टू ए। इस बात को समझो कि एक स्क्वायर शीट है जिसका साइड है आपका ए और ये लाई कर रहा है पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन एट एक्स इक्वल टू जेड। तो पहले तो ये आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज ई इक्वल टू वेक्टर इक्वल टू सी जेड स्क्वायर के कैप। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे प्यारे बच्चों वो के कैप मींस जे प्लस जेड की डायरेक्शन में है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट कितना होगा। तो बिना फिगर बनाए तो मैं इस क्वेश्चन को बताना नहीं सही समझता। आप कर सकते हो बिना फिगर बनाए, बट मैं चाहता हूं कि बच्चों पहले इसका फिगर मैं बना दूं फिर इसको करूं। एक सेकंड, मैं इसको एक बार फिर से चूज कर लूं। ओके, तो मैं इसका पहले बच्चों फिगर बना देता हूं। सबको पता है एक्स वाई जेड एक्सिस, तो इसमें मुझे कुछ भी नया नहीं है। और आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में तो आई होप पता ही होगा, एक्स वाई जेड एक्सिस क्या होता है। तो मैं वही बना रहा हूँ कि ये रहा आपका वाई एक्सिस और ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका जेड एक्सिस, ऐसा कुछ। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका जेड है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आपका ये जो प्लेन है आपका, ध्यान समझना, ये जो प्लेन है आपका ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, बट ये जो एक्स वाई प्लेन है ये कहाँ पे है सर? ये जेड इक्वल टू 0 पे है ना। बट हमें क्वेश्चन में कहा बोला है एक्स वाई प्लेन लेने के लिए जेड इक्वल टू ए पर। तो ये आपका यहाँ पे जेड की वैल्यू 0 है, तो यहाँ कुछ जेड की वैल्यू लेट सपोज ए है ना। तो ये रहा आपका एक्स वाई प्लेन। मैं यहाँ पे बना देता हूँ एकदम सेम टू सेम, इसी के पैरेलल बनेगा जो पहला बना हुआ है, इसी के पैरेलल बनेगा बच्चों। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों आपका एक्स वाई प्लेन एट जेड इक्वल टू ए। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों आपका प्लेन, वो सीट जो आपको चाहिए है। ये कहाँ बना है? एट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एट 0 0 ए, यहाँ पे बच्चों आपका बना हुआ है। मीन्स इस प्लेन के हर एक पॉइंट पर जो जेड कोऑर्डिनेट होगा बच्चों उसकी वैल्यू ए होगा। इस बात को समझिए। तो ये जो हमने प्रीवियस वाला बनाया हुआ है इसको बनाने की जरूरत नहीं, ये बस समझाने के लिए था। ये जो बच्चों हमने बनाया हुआ था ये सिर्फ समझाने के लिए था कि एक्स वाई प्लेन आप एक्स इक्वल टू 0 पे मत लेना मेरे प्यारे बच्चों। सॉरी सॉरी, मुझे कोई बात नहीं, फिर से बनाना पड़ जाएगा। ये आपको लेना है मेरे प्यारे बच्चों एक्स इक्वल टू ए पर। ठीक है ना, ये आपको लेना है एक्स इक्वल टू ए पर। तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, रीड्रॉ कर दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको एक्स वाई प्लेन बनाना है बच्चों एक्स इक्वल टू जेड इक्वल टू ए पर, ऐसा कुछ। ठीक है, ये जेड इक्वल टू ए पर है। तो हमें क्या करना है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। एक बार बच्चों चेक करो कि क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो कितना है? सी जेड स्क्वायर के है। इस बात को समझना। तो मुझे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू दिस सरफेस निकालना है ना बच्चों, इस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो मुझे बताइए इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर जेड की वैल्यू कितनी होगी? सर ए होगा। क्या ये समझ पा रहे हो? इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो जेड की वैल्यू होगा बच्चों वो ए होगा। तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना आ जाएगा बच्चों बताओ? सी जेड की वैल्यू सर ए है तो ए स्क्वायर के कैप। क्या ये बात आपको समझ में आया कि इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर जेड की वैल्यू ए है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का सर फॉर्मूला तो ये था अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। तो जेड की वैल्यू पुट करो भाई, कितना है ए, तो सर ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया के बारे में बात करें तो बताओ भाई एरिया वेक्टर कितना है? सर लेंथ आपको गिवन है ए, बी भी आपको ए है, तो एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। सर डायरेक्शन क्या होगा? देखो भाई एक्स वाई प्लेन में है तो जो डायरेक्शन होगा वो जेड की डायरेक्शन में आएगा, मींस के कहलाएगा। तो बच्चों यहाँ पे वेक्टर ए भी मिल गया, वेक्टर ए भी मिल गया। तो अब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जो मैंने फॉर्मूला बताया ई डॉट ए से। तो क्या हो जाएगा भाई? सी ए स्क्वायर के कैप
डॉट ए स्क्वायर के कैप, सॉरी, ओके। तो के कैप डॉट के कैप बच्चों 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी ए पावर 4, दिस इज योर आंसर। इसको कोई ऐसा भी ले सकता है, ए पावर 4 इंटू सी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पोजीशन के साथ चेंज हो रही है, तो क्या हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते? बच्चों मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि आपको यहाँ पर ए इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ऑल पॉइंट ऑफ द सरफेस। क्या सरफेस के ये जो गिवन सरफेस है, क्या इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है? आंसर है यस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ये जो एक्स वाई प्लेन है इसके हर एक पॉइंट पर जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू बच्चों कितना है, ए है ना, ये आपका ए है। तो सर बिल्कुल इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं होता, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका इनकरेक्ट, सी इनकरेक्ट, डी इनकरेक्ट। तो ऑप्शन ए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपका ए सही हो गया। आई होप मेरे प्यारे बच्चों की ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, इसका आंसर समझ में आया हो। ये 2022 का क्वेश्चन है, मैंने सारा पीवाईक्यूज करा रहा हूँ बच्चों, एक भी आपको अच्छा पीवाईक्यूज कराऊंगा या जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन गिवन है जिसको बोर्ड में आने का चांस है, सिर्फ वही कराऊंगा इस सीरीज में। आगे आने वाले सीरीज में हो सकता है मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन करा दूं, है ना, बट अभी फिलहाल में हम पीवाईक्यूज पे फोकस कर रहे हैं, वो भी पीवाईक्यूज में एमसीक्यू पे। मैं पीवाईक्यूज में एसेशन और रीजन, एसेशन एंड रीजन, केस बेस्ड स्टडी, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स सारा क्वेश्चन कराएंगे, बट अभी हम टारगेट कर रहे हैं बच्चों एमसीक्यू के। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोग की तरफ से, अच्छे मुझे कमेंट आए कि सर इस हमें सीरीज की जरूरत है, तो बच्चों मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करूंगा। और मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 10-5 एमसीक्यू नहीं है पीवाईक्यूज में, मेरे पास अराउंड 50 एमसीक्यूज है। चैप्टर 1 की मैं बात बता रहा हूँ, 50 प्लस एमसीक्यू है। जब आप काउंट करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको 50 प्लस एमसीक्यू मिलेगा पीवाईक्यूज में। और मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब पे शायद ही किसी ने 50 प्लस एमसीक्यू पीवाईक्यूज कराया हो एक सिंगल वन शॉट में, है ना। अगर कराया होगा तो अच्छी बात है, बट मैं भी वही चीज करा रहा हूँ, तो अगर करा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। आप इसको जरूर अवेल कीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर आप इसका एडवांटेज लीजिए। आप इसको फ्री में है, इसलिए आप इसको ऐसे मत कहिए कि हम इसको नहीं पढ़ेंगे या हम नहीं करेंगे, क्या मतलब है, फ्री में है, खराब है, ऐसा वैसा। बच्चों सारा का सारा क्वेश्चन आपको यही मिल जाएगा, आपको किसी भी अनदर वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं है। जितना भी एमसीक्यू बच्चों पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, मैं सारा यहीं पे करा दूंगा आपको, इसी वीडियो में करा दूंगा, इसी सीरीज में करा दूंगा, आपको कहीं भी अनदर जाने की जरूरत नहीं है।